हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विफ्ट स्टडी डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, कल हमने विकास के बारे में बात की थी। जैसा कि मैंने बताया था, आज हम लोग वृद्धि के बारे में बात करेंगे कि वृद्धि क्या होती है और अधिगम से इसका किस प्रकार से संबंध होता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ सके और आप CTET में बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई कर सकें। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि वृद्धि है क्या। देखिए, वृद्धि को कहा जाता है कि वृद्धि और विकास एक ही चीज़ें हैं, लेकिन वृद्धि और विकास एक चीज़ नहीं हो सकती। वृद्धि को हम विकास का एक पार्ट कह सकते हैं, लेकिन वृद्धि को विकास नहीं कहा जा सकता। आइए वृद्धि को डिटेल में जानते हैं कि वृद्धि क्या है। देखिए, वृद्धि यानी कि ग्रोथ का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलू यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट्स में ही संभव है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत हमारी लंबाई बढ़ना, किसी भी बच्चे की लंबाई बढ़ना, उसका भार बढ़ जाना, उसकी मोटाई हो जाना, या फिर वो पतला हो जाना, या फिर उसके और भी अन्य अंगों का विकास होता है। तो शारीरिक विकास जितना भी होता है वह सभी वृद्धि के अंतर्गत आता है। अब चाहे वो वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक रूप से हो रही हो, चाहे बाहर रूप से हो रही हो। अब बाहर रूप से कैसे होती है? लंबाई बढ़ जाना, मोटा हो जाना, भार में वृद्धि हो जाना, ये सारी चीज़ें बाहर रूप में होती हैं। और आंतरिक रूप से कैसे होती है? हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रकार की वृद्धियां, हमारे शारीरिक ऑर्गन्स जितने भी होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, हार्ट है, लीवर है, या फिर अन्य प्रकार की ग्लैंड्स जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, उन सब में भी लगातार वृद्धि होती रहती है। लेकिन ये वृद्धि जो होती है एक नियमित समय तक होती है, उसके बाद ये वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि जो होती है वो एक नियमित समय, नियमित आयु तक होती है। कि आपने सुना होगा कि जो हमारी लंबाई होती है वो एक निर्धारित आयु तक बढ़ती है, उसके बाद लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है। अगर लंबाई हमारी बढ़ती रहे, विकास की तरह वृद्धि होती रहे, वृद्धि और विकास साथ साथ चलते रहें, तो आपने कभी सोचा है क्या होगा? हमारी लंबाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, हम बहुत लंबे हो जाएंगे, कभी रुकेगी नहीं, या फिर हम मोटे होते चले जाएंगे, या फिर हम पतले होते चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। और वृद्धि एक नियमित समय के लिए होती है, उसके पश्चात वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास नहीं रुकता, विकास जीवन पर्यंत चलता है। किसी भी बच्चे के जन्म से लेने के पश्चात या गर्भकाल में आने के पश्चात, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, विकास निरंतर चलता रहता है। लेकिन वृद्धि जो होती है वो एक नियमित समय के लिए होती है, उसके पश्चात वृद्धि रुक जाती है और विकास चलता रहता है। तो जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि आगे आने वाली वीडियो में मैं वृद्धि एवं विकास में अंतर की बात करूंगा। तो आइए वृद्धि एवं विकास में अंतर की बात कर लेते हैं कि क्या अंतर होता है वृद्धि और विकास में। देखिए, वैसे तो सभी लोग आजकल, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन अगर इनको अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अभी मैंने पहले भी बताया कि वृद्धि जो है वो एक नियमित समय के लिए होती है, लेकिन विकास जो है वो हमेशा चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, विकास कभी नहीं रुकता। विकास में हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जबकि वृद्धि में हम ओनली ग्रोथ की बात करते हैं। अब तो ग्रोथ कहाँ होती है? ग्रोथ हमारी बॉडी में होती है। लेकिन डेवलपमेंट कहाँ होता है? डेवलपमेंट हमारे करेक्टर में होता है। डेवलपमेंट हमारे बॉडी में भी डेवलपमेंट होता है, हमारे करेक्टर में भी डेवलपमेंट होता है। तो हमारे व्यक्तित्व में भी, पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है हमारी। तो विकास के कई सारे आयाम हो सकते हैं, लेकिन वृद्धि के इतने आयाम नहीं हो सकते। वृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो वृद्धि की बात सिर्फ वहीं की जा सकती है जहां हमारी ग्रोथ हो रही हो, जहां हमारी फिजिकल ग्रोथ हो रही हो, फिजिकल एस्पेक्ट से सीधा सीधा रिलेशन होता है वृद्धि का। जबकि विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है। अगर हम विकास की बात करते हैं तो हम वृद्धि की भी बात साथ में कर रहे हैं। लेकिन हम अगर वृद्धि की बात कर रहे हैं
हैं तो हम सिर्फ विकास की कुछ हद तक बात कर सकते हैं, संपूर्ण विकास की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि वृद्धि, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वृद्धि एक सीमित आयु तक किसी भी मनुष्य की, किसी भी नवजात शिशु की होती है, लेकिन विकास जो है वो इस दुनिया में आने के बाद जब तक वो इस दुनिया से चला नहीं जाता उसका विकास होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा, डेवलपमेंट होता रहेगा। इसीलिए यही अंतर है विकास और वृद्धि में। आइए इसको और अच्छी तरह डिटेल से जानते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास, इन दोनों के अंतर को हम डिटेल से जानते हैं कि क्या अंतर होता है वृद्धि और विकास में। अगर हम इसके परिमाणात्मक क्षेत्र की दृष्टि से इसको देखें, इसके अंतर को, तो हम क्या पाते हैं कि वृद्धि जो है, वृद्धि शब्द का प्रयोग केवल परिमाणात्मक परिवर्तनों, जैसे कि बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है कि भाई बच्चा लंबा हो गया, बच्चे की ऊंचाई बढ़ गई, बच्चा मोटा हो गया, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए तो हम वृद्धि का प्रयोग करते हैं। लेकिन विकास शब्द का जो प्रयोग है वो परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है, जैसे कि कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताई थी कि जो वृद्धि है, वृद्धि का केवल हम मात्रा से संबंध निकालते हैं कि उसकी लंबाई कितनी बढ़ गई है, 5 फुट का हो गया या ये 6 फीट का हो गया, और या फिर हम भार की बात करते हैं तो उसका वजन पहले 50 किलो था, अब वो 60 किलो का हो गया एक एडल्ट, या फिर हम बच्चे की बात करते हैं कि 40 किलो का है या 30 किलो का है, फिर 40 का हो गया, तो उसमें ग्रोथ हो रही है, उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसकी लंबाई में, उसकी शरीर में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। लेकिन विकास क्या है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसके शरीर में विकास तो हो रहा है, उसके शरीर का विकास तो हो रहा है, उसकी लंबाई तो बढ़ रही है, उसका वजन भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके अन्य आयामों की तरफ से भी उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि कार्य कुशलता, उसमें किसी कार्य को करने में कुशलता आती जा रही है, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ती जा रही है, उसके व्यवहार में भी सुधार होता जा रहा है, उसमें सामाजिकरण हो रहा है, उसमें संवेगों पर उसका कंट्रोल होता जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें परिमाणात्मक की दृष्टि से अगर हम देखें तो वृद्धि केवल मात्रा को दर्शाती है, जबकि विकास मात्रा के साथ साथ अन्य व्यवहारिक परिवर्तनों को भी दर्शाता है। अब आगे हम बात करते हैं क्षेत्र। तो इसके वृद्धि का जो क्षेत्र है वो कितना है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृद्धि जो है वो एक नियमित समय के लिए ही होती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि इसका एक भाग होती है। यही मैंने अभी आपको बताया था कि वृद्धि विकास का पार्ट हो सकती है, होती है, लेकिन संपूर्ण विकास को हम वृद्धि नहीं कह सकते, लेकिन संपूर्ण वृद्धि को हम विकास कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि वृद्धि अगर हम देखें कि वृद्धि हो रही है, किसी का शरीर बढ़ रहा है, किसी का वजन बढ़ रहा है, किसी की लंबाई बढ़ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसकी बॉडी का विकास हो रहा है, उसकी शरीर का विकास हो रहा है, उसका संपूर्ण सार्वभौमिक विकास नहीं हो रहा है। वृद्धि में केवल उसके शरीर का विकास हो रहा है, फिजिकल एस्पेक्ट्स का विकास हो रहा है। लेकिन हम अगर विकास की बात करें तो उसमें सभी आयाम आ जाते हैं, उसमें शारीरिक विकास भी आ जाता है, उसमें मानसिक विकास भी आ जाता है, उसमें सांवेगिक विकास भी आ जाता है, उसमें भाषाई विकास भी आ जाता है, उसमें सामाजिक विकास भी आ जाता है। तो विकास के कई सारे आयाम होते हैं। विकास का अपने आप में एक बहुत विस्तृत अर्थ है। उसमें विकास में आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, विकास में आपके हर पहलू का डेवलपमेंट होता है। लेकिन वृद्धि में, ग्रोथ में केवल आपके शरीर का ही विकास होगा। शरीर के विकास के अलावा, चाहे फिर वो शरीर का विकास आंतरिक रूप से हो, अंदर आंतरिक अंगों का विकास हो रहा हो या फिर बाह्य अंगों का विकास हो रहा हो, लेकिन विकास केवल शारीरिक चीज़ों का ही होता है, शारीरिक अंगों का ही होता है वृद्धि में। लेकिन जो विकास है, विकास अपने साथ साथ कई सारी चीज़ों को लेकर के चलता है। आपके कैरेक्टर में सुधार हो जाता है, आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल होने लगता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है, आप सोशलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, आपका समाज में एक स्टेटस बनने लगता है। लेकिन वृद्धि जो है, वृद्धि केवल एक मात्रात्मक चीज़ होती है।
तो मैं समझता हूँ वृद्धि और विकास में इतना अंतर आपको समझ आ गया होगा। आइए कुछ और अंतर भी हम समझते हैं। अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास के अंतर को लेकर परिपक्वता की। परिपक्वता क्या होती है? परिपक्वता होती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी एक एज आने के बाद किसी में जल्दी आ जाती है मैच्योरिटी, यानी कि समझदारी। अगर हम एक सरल भाषा में इसको कहें तो एक समझदारी जिसे कहते हैं वही परिपक्वता है। अब वृद्धि के दृष्टिकोण से परिपक्वता को जानते हैं। वृद्धि की क्रिया आजीवन तो नहीं चलती, जैसा कि मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। ये संपूर्ण जीवन नहीं चलती है वृद्धि की प्रक्रिया। मैं ये चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ कि वृद्धि की प्रक्रिया संपूर्ण जीवन नहीं चलेगी, वो एक नियमित समय के लिए चलती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। लेकिन जो विकास है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? विकास है। लेकिन जो वृद्धि है ये आजीवन नहीं चलती है। ये एक संपूर्ण रूप से जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके शरीर में वृद्धि हो जाती है, जितनी उसके लिए हार्मोन्स निर्धारित करते हैं उसकी शारीरिक वृद्धि को, वहाँ तक जब वो पहुँच जाता है उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो चलता रहेगा, क्योंकि विकास के हम जानते हैं कई सारे आयाम होते हैं। उसकी पर्सनैलिटी है वो हमेशा डेवलप होती रहेगी, उसका कैरेक्टर है वो हमेशा डेवलप होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें विकास में आती हैं। अब हम आगे बात करते हैं। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है, अतः भौतिक विकास को दर्शाता है। अब मैंने आपसे कहा था ना कि मैच्योरिटी जरूरी नहीं है कि शरीर के साथ साथ आ जाए, वृद्धि के साथ साथ आ जाए। वृद्धि से हमारा क्या तात्पर्य है? वृद्धि केवल हमारी शरीर की ऊंचाई बढ़ाएगी, वृद्धि हमारे शरीर का भार बढ़ाएगी, लेकिन वृद्धि समझदारी नहीं बढ़ाती है। वृद्धि जो है वो केवल ग्रोथ होती है, शरीर की ग्रोथ होती है, फिजिकल एस्पेक्ट से हम इसका मतलब निकालते हैं। जबकि बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः गुणात्मक विकास को दर्शाता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वृद्धि जो है वो भौतिक विकास है, जबकि विकास जो है वो गुणात्मक विकास है। जरूरी तो नहीं कि कोई लंबा आदमी है तो उसमें बहुत ज़्यादा समझदारी हो गई हो, या बहुत कोई मोटा आदमी है तो उसमें बहुत ज़्यादा समझदारी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि देखिए आपने देखा होगा जनरली कि कुछ लोग छोटे रह जाते हैं हार्मोन्स की दिक्कत की वजह से, या उनकी कुछ भी शारीरिक दिक्कत की वजह से कुछ लोग छोटे रह जाते हैं। जनरली हम उन्हें शायद बौना भी बोल देते हैं कभी कभी। तो आपने कभी ऐसा देखा है कि वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं, ज़िंदगी भर नहीं रहते ना, केवल उनकी शरीर की लंबाई कम रह जाती है, उनमें वजन कम रह जाता है, लेकिन उसमें समझदारी जो होती है वो एक लंबे व्यक्ति से भी अधिक कहीं कहीं देखी जाती है। तो इसमें हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जो भौतिक विकास है वो वृद्धि को दर्शाता है, और जो गुणात्मक विकास है वो संपूर्ण विकास को दर्शाता है, क्योंकि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास में सर्वांगीण विकास होता है, चारों तरफ से चहुमुखी विकास जिसे बोलते हैं, चारों तरफ से विकास एक साथ होता है, चाहे वो फिर शारीरिक हो, मानसिक हो, सांवेगिक हो, भाषाई हो, सामाजिक हो, संज्ञानात्मक हो, किसी भी प्रकार का विकास हो, वो सारे विकास एक साथ होते हैं। और वृद्धि में सिर्फ शारीरिक विकास होता है। तो अभी तक हमने क्या जाना कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो आपने देखा होगा कि वृद्धि और विकास में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। अब आगे जानते हैं वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए इस बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करते हैं कि वृद्धि तथा विकास को कौन कौन से कारक होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है पोषण। अब पोषण क्या है? पोषण एक ऐसा फैक्टर है जो कि वृद्धि तथा विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है, इम्पोर्टेंट घटक होता है पोषण। अब देखिए, कल भी मैंने आपसे एक बात कही थी। कल मैंने आपसे क्या कहा था? कल मैंने आपसे ये कहा था कि यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं किया जाए तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो देखो, पोषण जो होता है, पोषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है किसी भी बच्चे के वृद्धि तथा विकास में, है ना।
क्योंकि वृद्धि की हम बात कर रहे हैं और वृद्धि विकास के अंतर्गत ही आती है, तो वृद्धि तथा विकास दोनों को ही प्रभावित करता है पोषण। देखिए, बालक को जो विकास के लिए उचित मात्रा में क्या क्या चीज़ हमें देनी चाहिए पोषण युक्त खान पान के लिए, तो उसके लिए हमें उसे बालक को देना चाहिए प्रोटीन है, जैसे कि वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज हैं, लवण हैं, आदि चीज़ें हैं। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषण तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि और विकास प्रभावित होने लगेगा, है कि नहीं। तो हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ होती है हमारे लिए, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसका अच्छा डेवलपमेंट हो सके, कि उसे पोषण युक्त खाना दिया जाए, उसे पोषण युक्त आहार दिया जाए, उसे एक बैलेंस डाइट दी जाए, उसे एक संतुलित आहार दिया जाए जिसमें कि उचित मात्रा में प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, खनिज हो, लवण हो, अन्य सारी चीज़ें हों जो कि एक संतुलित आहार के लिए ज़रूरी होती हैं। तथा यही सारी चीज़ें अगर हम एक बच्चे को देंगे तो उसमें एक अच्छी वृद्धि होगी, एक उत्तम विकास होगा। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वृद्धि जो है, पोषण जो है, वो सबसे पहले हमारे शारीरिक विकास को अफेक्ट करेगा, लेकिन अगर हमारा शारीरिक विकास इफ़ेक्ट हो गया तो शारीरिक विकास मानसिक विकास को इफ़ेक्ट करने लगेगा, सांवेगिक विकास को इफ़ेक्ट करने लगेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सांवेगिक हो, क्रियात्मक विकास हो, भाषाई विकास हो, सामाजिक विकास हो, ये सभी एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो अगर एक विकास भी अफेक्ट हो गया तो ये एक दूसरे विकास पे इफेक्ट डालेगा और इस वजह से सारे विकास इफेक्टेड हो जाएंगे और बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, वो अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा। आगे हम बात करते हैं वंशानुगत यानी कि हेरिडिटी। अब ये क्या है? वंशानुगत स्थिति जो होती है वो शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, माता के या पिता के या उनके परिवारजनों के गुण एवं अवगुण दोनों का ही प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलता है। क्योंकि देखिए, कभी आपने देखा होगा कि अगर किसी बच्चे के माता पिता लंबे हैं तो अक्सर वो बच्चा लंबा चला जाता है, लेकिन अगर किसी के माता पिता कम ऊंचाई वाले हैं, कम लंबाई के हैं, तो उनके बच्चे भी छोटे रह जाते हैं। कभी कभी हमेशा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी इसका प्रभाव नाना नानी या दादा दादी तक भी चला जाता है या उससे भी आगे जा सकता है, लेकिन जनरली केसेस में ये हो जाता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि वंशानुगत यानी हेरिडिटी का जो प्रभाव है ये वृद्धि और विकास दोनों पे ही पड़ता है। क्योंकि विकास क्या है? विकास जो है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सर्वांगीण विकास जिसे हम कहते हैं, चारों तरफ से विकास एक बच्चे का होता है। तो शारीरिक विकास में हम कह सकते हैं कि अगर उसके माता पिता कम लंबाई वाले हैं तो हो सकता है बच्चा कम लंबाई का हो, या अच्छी लंबाई ऊंची लंबाई वाले हैं तो हो सकता है बच्चा अच्छी लंबाई का ऊंचाई का हो। अब मानसिक विकास के बारे में अगर हम बात करें तो अगर उच्च बुद्धि लब्धि वाले उसके माता पिता हैं तो हो सकता है कि बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छा हो, क्योंकि बुद्धि एक जन्मजात होती है। बुद्धि एक जन्मजात चीज़ है, आपको भी ये चीज़ पता होगी, नहीं तो हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि बुद्धि जन्मजात होती है। तो अगर बच्चे के माता पिता या उसके परिवार के अन्य जन अगर अच्छी बुद्धि वाले होंगे तो हो सकता है कि बच्चा भी अच्छी बुद्धि वाला हो, उसका मानसिक विकास अच्छा हो। और ये सारी चीज़ें मैंने जैसा कि आपको बताया कि सारे विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो अगर ये अच्छे विकास होंगे, शारीरिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास होगा, तो ये अन्य विकासों पे भी फर्क डालेगा और सारे के सारे विकास अच्छे होंगे और एक बच्चे का उत्तम विकास होगा। तो वंशानुगत यानी कि हेरिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि इफ़ेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लिंग की यानी कि जेंडर की। देखिए, सामान्यतः लड़के और लड़कियां दोनों के विकास में एक क्रम में विविधता देखी जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र हो जाती है तो किसी अवस्था में लड़कों में तेज हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि भाई लड़कियां जल्दी चलना सीख जाती हैं या लड़कियां जल्दी बोलना सीख जाती हैं, तो वो यही चीज़ होती है
जो कि लिंग जो है वो वृद्धि और विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। किसी अवस्था में जो ये अवस्थाएं होती हैं, हमारी शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है। इन अवस्थाओं में तो किसी अवस्था में लड़कियों का विकास तेज़ गति से होता है तो किसी अवस्था में लड़कों का विकास तेज़ गति से होता है। देखिए, लड़कियों में जो एज ऑफ प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी एज लड़कियों में जल्दी आ जाती है और लड़कों में लेट आती है। तो लिंग जो फैक्टर होता है, जेंडर जो फैक्टर होता है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि इफ़ेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास को। अब हम बात करते हैं वायु एवं प्रकाश की। देखिए, जब हम वृद्धि की बात करते हैं ना, तो विकास की बात तो हम स्वतः ही करते हैं, क्योंकि वृद्धि विकास का एक पार्ट होती है। तो देखिए, जब हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे पास स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, होती है या नहीं होती है? तो अगर हमें स्वच्छ वायु ना मिले तो बालक बीमार हो सकता है और इसके अभाव में कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। जब वो बीमार हो जाएगा तो उसका इफेक्ट फिर सारे विकासों पे होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे विकास अंतः संबंधित होते हैं। तो शारीरिक विकास के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब प्रकाश की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होता है। और अगर हमारा शारीरिक विकास ही अच्छी तरीके से नहीं होगा, किसी बच्चे का शारीरिक विकास ही अच्छी तरीके से नहीं होगा, तो वो शारीरिक विकास अन्य विकासों पर, आयामों पर इफेक्ट डालेगा, चाहे फिर वो मानसिक विकास पर डाले, सांवेगिक विकास पर डाले, भाषाई विकास पर डाले, सामाजिक विकास पर डाले, किसी भी प्रकार के विकास पर डाले, वो इफेक्ट डालेगा। क्यों डालेगा? क्योंकि आपको पता है कि सारे विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो वायु एवं प्रकाश का जो फैक्टर होता है वो भी वृद्धि तथा विकास को बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित करता है। अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं और ये विभिन्न प्रकार के रसों का स्राव हमारे शरीर में करती रहती हैं, जिससे कि विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि हमारी थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, या फिर लीवर या पैनक्रियास से भी विभिन्न प्रकार की जूसेस निकलती हैं जो कि हमारे डाइजेशन में सहायक होते हैं। अब आप खुद एक चीज़ सोचिए कि आपने कुछ खाया, अगर वो आपका ठीक से पचता नहीं है भोजन, तो आपका किसी भी तरह के वो जो पोषण उस भोजन में हमने लिया है, अपने आहार में लिया है, अगर वो पचा ही नहीं तो हमारे शरीर को वो लेगा, एब्जॉर्ब कैसे करेगा हमारा शरीर उस पोषण को। और जब हमारे शरीर उस पोषण को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उस भोजन में से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स इनको निकाल नहीं पाएगा, तो हमारा शारीरिक विकास कैसे होगा? और हमारा शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि सारे विकास इफेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा हमने कभी कभी आपने देखा होगा कि हमें अंदर से एक खुशी का एहसास होता है, हम खुश होते हैं अंदर से, तो वो भी हमारी एक ग्रंथि के रस का प्रभाव होता है, जिससे कि हम अंदर से खुश होते हैं। या हम कभी कभी दुखी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स बालक एवं बालिकाओं के शरीर में डालते हैं, और यही हार्मोन्स शारीरिक विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं ये वृद्धि और विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक क्रियाओं की। देखिए, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी होता है, योगा बहुत ज़रूरी होता है। ये जो है व्यायाम जो होता है ना, ये मानव की आयु को बढ़ाता है, ये व्यक्ति को सक्रिय यानी कि एक्टिव कर देता है, और व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा बना देता है। तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा, हम एक्टिव होंगे, हम खुश रहेंगे, तो हमारा शारीरिक विकास अच्छा होगा, हमारा मानसिक विकास अच्छा होगा। और अगर हमारा शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होगा तो हम बाहर समाज में भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, मन लगाकर सीखेंगे, जल्दी से उन्हें ग्रहण करेंगे, है ना।
तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये शारीरिक क्रियाएं में आती हैं। हमारे व्यायाम करना, या फिर हम कभी कभी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, इवनिंग वॉक पे जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसीलिए करते हैं जिससे कि हमारा शारीरिक विकास अच्छा हो। और जब हम शारीरिक विकास अच्छा होगा तो हमारा मन अन्य कार्यों में खुद ही लगने लगेगा। और हम जब किसी कार्य को मन लगाकर करते हैं तो हमें उसे समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, हम उसे इजीली ग्रहण कर लेते हैं, इजीली एक्वायर कर लेते हैं। हम उसे लर्न करने की हमें उसे आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ही एक्वायर हम उसे कर लेते हैं। देखिए, लर्निंग और एक्वायर के एक्विजिशन के बारे में मैं डिफरेंस बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में, लेकिन लर्निंग और एक्विजिशन में भी काफ़ी बड़ा अंतर होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हमारी शरीर हमारा स्वस्थ होगा तो हमारा वृद्धि और विकास अच्छा होगा, और सभी चारों तरफ से सर्वांगीण विकास हमारा होगा। तो शारीरिक क्रियाएं जो हम करते हैं, व्यायाम, मॉर्निंग वॉक, रनिंग, साइकिलिंग, जो भी हमारा मन करता है जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं, ये सारी शारीरिक क्रियाएं अगर हम अच्छी तरह से करते हैं तो हमारा वृद्धि अच्छी होगी, हमारा विकास अच्छा होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शारीरिक जो हमारी क्रियाएं हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि इफ़ेक्ट करती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास को कहीं हद तक प्रभावित करती हैं ये शारीरिक क्रियाएं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वृद्धि की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाओं में वृद्धि किस प्रकार से होती है। देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने मानव वृद्धि को जो है विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो आइए कौन कौन सी अवस्थाएं जानते हैं उनको डिटेल में। सबसे पहली जो वृद्धि की अवस्था होती है वो होती है शैशव काल। ये शैशव काल जो होता है वो किसी भी बच्चे का जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का होता है, यानी 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशव अवस्था या शैशव काल कहा जाता है। अब जानते हैं शैशव काल या शैशव अवस्था को डिटेल में कि इसमें वृद्धि किस प्रकार से होती है। देखिए, शैशव काल जो होता है या शैशव अवस्था होती है, इसमें जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। यही मैंने कल भी बताया था, डिटेल में बताया था, और आज मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो तेज गति से होता है इस अवस्था में। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। मैंने पहले भी बताया था कि बालक जो होता है वो पूर्ण रूप से अपना जीवन यापन करने के लिए अपने माता पिता पर आश्रित रहता है। यहाँ तक कि वो अपने गर्दन या हाथ पैरों को भी अपने आप नहीं उठा पाता है, माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों से उसे मदद लेनी पड़ती है, वो पूर्ण रूप से आश्रित होता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है। इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। देखिए, बच्चा बहुत तेज गति से, तीव्र गति से इस अवस्था में सीखता है, और संवेगात्मक विकास भी इसमें होने लगता है। बच्चा रोने लगता है, बच्चा डरने लगता है, बच्चा खुश होने लगता है, हंसने लगता है ना। अगला पढ़ते हैं। जब नवजात शिशु शैशव काल यानी इन्फेंसी की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार या स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। कभी कभी हमने देखा होगा कि बच्चा रोने लगता है, लेकिन अगर हम उसे प्यार दें तो वो हंस जाता है, हम उसे खुशी दें, स्नेह दें, तो ये सारी चीज़ें आवश्यकता होती है एक नवजात शिशु की। तो शैशव काल में यही चीज़ें आती हैं जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है। आइए अब अगली अवस्था की ओर बढ़ते हैं। अगली अवस्था होती है बाल्य अवस्था या फिर बाल्यकाल, जिसे चाइल्डहुड कहते हैं। देखिए, बाल्य अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित कर दिया है, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। तो आइए बाल्यकाल को डिटेल में समझते हैं। पूर्व बाल्यकाल की जो अवस्था होती है वो सामान्यतः 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। जब एक शिशु 2 से 6 वर्ष की अवस्था के बीच में होता है तो वह पूर्व बाल्यकाल की अवस्था में होता है। देखिए, पूर्व बाल्यकाल जो है इसमें बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है, बच्चों में नकल करने की, अनुकरण यानी दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। पूर्व बाल्यकाल यानी 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था जो है वो भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। इसलिए अगर बच्चा इस अवस्था में है तो हमें उसके सामने
अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसे समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हम जिस प्रकार की भाषा खुद यूज़ करेंगे, बच्चा भी इस दोहराने की या अनुकरण करने की प्रवृत्ति के कारण उसी भाषा को दोहराता है और इसी अवस्था में भाषा का सर्वोत्तम विकास होता है। इसीलिए हमें बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग इस अवस्था में बच्चे के सामने करना चाहिए। इसके बाद जो अवस्था आती है वो आती है उत्तर बाल्य अवस्था, जो कि होती है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था को जब बच्चा 6 से 12 वर्ष की अवस्था के बीच होता है तो इस अवस्था को उत्तर बाल्यकाल या फिर उत्तर बाल्य अवस्था कहा जाता है। देखिए, उत्तर बाल्य अवस्था जो होती है, इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। पढ़ने में रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होने लगता है। बच्चों में समूह भावना का विकास होता है, अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना इत्यादि। जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्वता समझ में आने लगती है। खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास भी इस अवस्था में होता है। इस अवस्था को टोली अवस्था भी कहा जाता है। टोली अवस्था भी इस अवस्था को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था को हम किशोरा अवस्था कहते हैं। ये अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। देखिए, 12 से 18 वर्ष के बीच की इस अवस्था में अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्ति की शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि इस अवस्था में होने लगती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। मैंने बताया था ना कि लिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो देखिए, यहाँ इस 12 से 14 वर्ष के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, जबकि 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। देखिए, इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होने लगती है। इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता, दुविधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार का भाव रखते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसी प्रबल भावनाओं का विकास इस अवस्था में होने लगता है। देखिए, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन सी टेट का बन सकता है। मैं फिर से कहूँगा कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कुछ आपको ऐसा लगे कि मुझे याद नहीं रहेगा, रिवीजन के लिए कुछ कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे ध्यान से, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी मटेरियल आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, इस अवस्था में किशोर और किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और उनमें स्थायित्व आने लगता है। किशोरावस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। एक सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है अगर हम बच्चे हैं तो हमें खुद कंट्रोल रखना चाहिए और बड़ों को भी इस अवस्था में बच्चों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में ही नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है। किशोरावस्था में शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि शिक्षकों को, मित्रों को और उनके अभिभावकों को सही मार्गदर्शन या सलाह उनको देनी चाहिए, जिससे कि वो एक उचित रास्ते पर चलें और अपना सर्वांगीण एवं उचित विकास कर सकें। इसीलिए किशोर अवस्था जो होती है वो संपूर्ण जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चों पर अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। देखिए, बाल विकास जो है, हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, उसमें सिर्फ किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन आगे भी अन्य अवस्थाएं होती हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
उसके बाद युवा प्रौढ़ावस्था आती है, सामान्यतः 18 से 40 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था एवं युवा प्रौढ़ावस्था की कोई निश्चित उम्र नहीं होती है। अवस्था मानव विकास के में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त हो जाती है। उसके बाद परिपक्व प्रौढ़ावस्था आ जाती है, जो कि सामान्यतः 40 से 65 वर्ष की अवस्था होती है। शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, अर्थात बालों का सफ़ेद होना या मांसपेशियों में ढीलापन या चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं आदि। उसके बाद वृद्ध प्रौढ़ावस्था आती है। ये 65 वर्ष से अधिक की अवस्था है। शारीरिक क्षमता का कमजोर होना इसकी मुख्य विशेषता है। सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति लगाव होने लगता है, रुझान उधर साइड होने लगता है। तो यही सारी संपूर्ण जीवन की अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद हम आगे जानते हैं कि अधिगम क्या है और इसका विकास और वृद्धि से क्या संबंध है। तो आइए पढ़ते हैं अब अधिगम क्या है। अधिगम यानी कि लर्निंग क्या है। देखिए, अधिगम जो है वो एक व्यवहार में उचित परिवर्तन है। एक अच्छा परिवर्तन अगर हमारे व्यवहार में हो रहा है, हम डेवलप कर रहे हैं, तो हम अधिगम कर रहे हैं, हम लर्निंग कर रहे हैं। आइए अधिगम मतलब कि लर्निंग को डिटेल में जानते हैं कि अधिगम क्या है। देखिए, अधिगम यानी कि लर्निंग का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है सही मायने में सीखना। अधिगम क्या है? अधिगम इज़ अ प्रोसेस। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ टाइम चलती रहती है और जिससे द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्या बताया था अभी मैंने कि व्यवहार में उचित परिवर्तन, अच्छा डेवलपमेंट ही अधिगम है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है, कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन पर्यंत सीखता रहता है। तो देखिए, अधिगम की जो प्रक्रिया है ना, वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद से ही वह कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है। वो विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं पर, चाहे वो शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, बाल्यावस्था में भी 2 अवस्थाएं, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था हो, या फिर किशोर अवस्था हो। उसके बाद वो युवा प्रौढ़ावस्था में चला जाता है, परिपक्व प्रौढ़ावस्था में चला जाता है, वृद्ध प्रौढ़ावस्था में चला जाता है। लेकिन वो हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ लर्न करता रहता है, अधिगम करता रहता है। देखिए, अधिगम जो होता है ना, वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बहुत अधिक सहायक होता है। इसके द्वारा ना जीवन में हमारे जो भी लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने में हमें सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं को और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। अगर हम सही मायने में जानें तो ये अधिगम के द्वारा ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। अगर अधिगम नहीं होगा तो विकास नहीं हो सकता। तो अधिगम और विकास का बहुत गहरा संबंध है और क्योंकि वृद्धि जो है वो विकास का ही एक पार्ट है, तो हम संपूर्ण मायने में देखें तो वृद्धि और विकास और अधिगम का एक बहुत ही गहरा संबंध है। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि वृद्धि, विकास और अधिगम का क्या संबंध है। वृद्धि, विकास और अधिगम का यही संबंध है कि वृद्धि जो है वो शारीरिक विकास, फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है और हमारा जब शारीरिक विकास अच्छा होगा तो अन्य विकास भी अच्छे होंगे। मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, सारे विकास, जब मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जब ये सारे विकास अच्छे होंगे तो हमारा अधिगम में मन लगेगा, हमारा लर्न करने में मन लगेगा। हम कुछ भी अच्छी तरीके से याद या समझ सकते हैं और जब हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं अच्छी तरह से, तो हम उसको जो हम कुछ सीख रहे हैं उसको हम कुछ लक्ष्य प्राप्ति के लिए सीख रहे होते हैं। और जब हम अच्छी तरह से सीखते हैं तो हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाता है और हम लक्ष्य को अपने को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो यही अधिगम है। तो इस प्रकार से हम देखें तो अधिगम यानी लर्निंग, डेवलपमेंट यानी कि विकास, ग्रोथ यानी कि वृद्धि का एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। हैव अ गुड डे।